तो नमस्कार। और आज का दिन है तीसरा। 2 दिन हम लोगों को हो गए और आज पिछले 2 दिन में हम लोगों ने मेरे ख्याल से कम एक बात तो समझ ली कि वर्कशॉप कैसी होनी चाहिए। शायद ये बात समझ में आ गई। वो अलग बात है कि अभी तक हम लोगों के जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ख़ास तौर से बागपत के लिए की बात कर रहे हैं, तो टीचर्स में क्वालिटी और एनर्जी की कमी नहीं है। सब लोग एनर्जेटिक हैं, जिज्ञासु हैं और अच्छे अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सिस्टम में एक कल्चर होती है काम करने की, वर्क कल्चर। वो कल्चर थोड़ी सी का जो तौर तरीका है वो थोड़ा सा अभी उस ट्रेंड में नहीं आया जो ट्रेंड एक होना चाहिए प्रॉपर्ली। प्रगति विज्ञान संस्थान के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आज तीसरा दिन है। समय 8 से 1 था। आज हम 8 बजे पहुंच गए थे, सर भी आ गए थे। इस दिन का प्रारंभ दीपक सर ने हमसे GGIC बागपत के प्रांगण में लगे वृक्षों का बाग प्रिंटिंग से शुरुआत। हम सब ने अपने अपने कलर्स और शीट का यूज़ कर अलग अलग पेड़ों के बाग प्रिंटिंग की। इससे हमें ये पता लगा कि हर पेड़ कुछ कहता है और हर पेड़ की अपनी कहानी होती है। सबकी प्रिंटिंग अलग अलग थी, जिसे देखने के बाद, जिसे करने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद हमारे मास्टर ट्रेनर दीपक शर्मा जी ने कुछ फेमस मैथमेटिशियंस के बारे में हम सबको बताया। सबसे पहले रामानुजन जी के बारे में बात की गई। कुछ चीज़ें हमें पता नहीं थी, तो जैन इंटर कॉलेज के श्री दीपक सर ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में बताई और जिनका नाम शायद हमने सुना भी नहीं था। गीजू भाई बदिका के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद हमने एक्टिविटी की। एक्टिविटी क्या, हमने गेम किया जिसे बचपन में हम सब ने किया था, स्पिनिंग गेम, जिसमें मैंने नाम दे दिया था स्पिनिंग गेम। उसमें धागा था और 2 उनको हम लोग धागों में पिरोया और फिर खींच के उसे खेला। उस गेम को खेलने के साथ साथ हमें ये भी पता लगा कि इसके पीछे कुछ साइंस छिपी हुई है। साइंस क्या थी? 2 चीज़ें हमने इससे सीखी। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी कन्वर्जन। दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पता लगा। खेलने में ये चीज़ें हमने सीखी। इसमें घूर्णन गति काम करती है। केंद्र के नज़दीक जितना भी होगा इसका टेंशन, वो उतनी तेजी से घुमाएगा, उसे घूर्णन मिलेगा। और जितना केंद्र से दूर रखेंगे इसके धागों को, वो उतना ही कम घूमेगा और एक स्थिति में आके घूमेगा भी नहीं अगर ज़्यादा दूरी है तो। दूसरा, इसमें जो एनर्जी बन रही है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिला के बन रही है, जिससे कि ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। यांत्रिक यानी यंत्र में। तो ये तो इसके सिद्धांत है ही। दूसरा, इसमें एक चीज़ और है कि जब आप इसे पास लाते हैं और खींचते हैं तो ये उसके विपरीत कार्य करता है टेंशन के। जिधर से वो खींचा जाता है उससे दूसरी तरफ वो घूमा जाता है। तो एक तरह से आप कर सकते हैं कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का हिसाब भी लग सकता है इसमें न्यूटन का, कि आपने इधर से खींचा अब वो रोटेट हुआ उधर, तो वो इस तरह से आपका जो बल है उसके विपरीत लगा। अगर आप इस तरह खींचते हैं तो विपरीत लगा, तो क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम लगा। और इसमें हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। देखिए, इसमें ऊर्जा चेंज हो रही है। जब हम इसको खींचते हैं तो वो गति ऊर्जा इसकी बढ़ जाती है और प्रत्यास्थ ऊर्जा जो है, प्रत्यास्थ ऊर्जा है, इसमें प्रत्यास्थ भी ऊर्जा भी है। और प्रत्यास्थ ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो रही है। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी बता सकते हैं। और जैसे दीपक जी ने कहा, इसके आधार पर बहुत सारे खिलौने हैं। बाकी अब तो खैर ये घड़ी हमारी सेल की चल गई है। हमसे पहले जो उसकी थी चाबी की घड़ी थी, वो इसी सिद्धांत पे काम करती थी। जो हमारा पेंडुलम है वो भी इसी सिद्धांत पे काम करता था। वहाँ भी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज होती थी, स्थितिज ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में चेंज होती थी। तो यही है
इससे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हम बच्चों को इसमें बता सकते हैं। तीसरी एक्टिविटी जो हमने की, हमने स्ट्रॉ और सीजर की यूज़ करके एक बाजा बनाया। घर में भी हम जब छोटे थे पापा लाते थे, हम भी बजाते थे, बच्चों को भी देखते थे, अब भी देखते हैं, लेकिन वो बनता कैसे है। बनने के साथ साथ हमने उसमें जो विज्ञान है उसके बारे में भी सीखा। उसमें यह था कि जितनी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा मोटी आवाज़ आएगी। वेवलेंथ यानी जैसे ही लेंथ स्ट्रॉ की कम करेंगे आवाज़ उतनी ही तीखी और शार्प होती चली जाएगी। ये चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन आज हमने ये चीज़ें करके देखी। शुरू करें। हम इससे आज बाजा बनाना सीखेंगे। बाजे के और ध्वनि का जो अनुनाद उत्पन्न होता है, आपने गांव में जो पहाड़, जो गांव में देहात में खेतों में रहते हैं, काम करते हैं, आपने देखो बरसिम की एक नली होती है, गेहूं की एक नली होती है, डंडी जो तना में तना होता है वो अंदर से खोखली होती है और उससे बाजा बना के बच्चे बहुत पफीरी बजाते हैं। इसके अलावा आपने आम की गुठली का देखा है कभी? आम की गुठली का बरसात में खूब बच्चे बाजा बजाते हैं, पपैया आवाज़ करता है। लेकिन क्या हम अपनी उस पपैया की ध्वनि को या किसी भी प्रकार के अनुनाद को हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्लास में जब हम ये चीज़ें सिखाएंगे तो यकीन मानिए बालक भागना शुरू नहीं करेंगे, बालक जुड़ना शुरू करेंगे आपसे, जैसा कि अपनी वर्कशॉप में यहाँ पर भी हो रहा है। हम लोग जुड़ रहे हैं, आपस में कोशिश कर रहे हैं कि जुड़ जाएं। चलो, तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले दो भाग कर लेते हैं इसके। एक जो मुड़ा हुआ हिस्सा है इसे काट लेते हैं, एक काट के अलग रख लेते हैं अपने पास, और इसके किसी भी एक हिस्से को चाहे इधर से काट लो चाहे इधर से काट लो। अभी इधर से काट रहा हूं तो इधर से काट लेता हूं। ये देखिए, इसको कोने से या सेंटर में कोन बना के तिरछा काटना है, यानी कि ये इधर से काट लिया और इधर से कोन बना लेंगे हम। ये कोन बन गया आपका, दिख गया जैसे कलम की तरह से हो गया। अब आप एक चीज देखो, कैंची है जो भी आपके पास कटर है काटने का, सब देखेंगे उसे। क्या हम इसे आप बजा सकते हैं? क्या ये बाजा तैयार हो गया हमारा? आप होठों को बहुत ज्यादा मत दबाइए और बहुत कम भी मत दबाइए। इतना दबाइए कि उसके अंदर से हवा का प्रेशर निकल जाए, बस इसके अंदर से हवा का प्रेशर निकल जाए, यानी कि इसे इतना दबाइए कि इसमें से अंदर से हवा हम जो फ्लो करें वो निकल जाए। जब हम बजाते हैं तो उन्हें ये भी बताना, जैसे मैंने अभी किया, कैंची से काटता चला गया। एक अच्छा बच्चा जो बहुत बढ़िया बजा रहा है, उसकी कैंची से काटते हुए उसकी लेंथ को बताओ तो देखो, जब लंबाई इसकी ज्यादा थी तो उसकी आवाज कैसी थी। अगर इसी चीज को देखें आप, मोटी है ना आवाज, आवाज पतली होती चली, यानी कि जब हम इस लंबे पाइप में से आवाज को, तुर्री को निकाल लेते हैं, जो लंबी वाली तुर्री होती है ना, वो भी आवाज मोटी देती है। आपने देखा वो पतली सी लंबी तुर्री आगे से आगे मुड़ी रहती है ना, वो तो आवाज मोटी देती है। तो इसकी लेंथ जितनी ज्यादा थी तो तरंग दैर्घ्य की लंबाई ज्यादा होगी, आवाज मोटी होगी। और जितना ही तेजी के साथ फ्लो करोगे, तरंग दैर्घ्य और पाइप की लंबाई छोटी हो जाएगी। वो बाजा भी इसी के ऊपर आधारित है। आपका जो बाजा है वो भी इसी पर आधारित है, वो भी इसी तरीके से वो करता है, रिएक्ट करता है। तो जितना इसका लंबाई को कम करेंगे, आप प्रैक्टिकली देख रहे हो, उसकी आवाज उतनी ही कम हो गई।
अगर हम इसे बड़े से बाजे को लें, थोड़ा आवाज़, अभी आप देखिएगा इसकी इसकी ताकत मैं दिखाना चाहता हूँ ये क्या चीज़ है। आपने बाजार में देखा होगा ना, बहुत बड़ा कागज़ का बना होता है, वो यही होता है जो 10 या 15 रुपए का कितने का आता है। अभी मैं इसको, कोई मेरी मदद करे, इसको चुपका दे। अभी अभी जरूरत पड़ेगी इसे हमने इस कोने से चिपका लिया। इसे जितना बड़ा आप ये कर दिया, ये बाजा बन गया है। अब आप देखिए इसे, तीसरी एक्टिविटी के लिए हमने आज जीजीएसी बागपत की छत को भी देखा। खुली हवा में बादल छाए हुए थे, बहुत अच्छा लगा। दीपक सर ने हमें सोलर और लूना एक्लिप्स के बारे में बताया गया। हम में से 3 सभी साथियों को लिया गया, एक को अर्थ बनाया गया, एक को सूर्य बनाया गया, सन, और एक को मून बनाया गया। आगे पीछे पोजीशन चेंज करके हमें सोलर लूना एक्लिप्स के बारे में जानकारी दी। जो सबसे ज्यादा चलायमान हो, है ना, वो तो रखिए आप। एक्टिव जो है बालक हो, मुझे बताते रहिए कि एक्टिव होता है, चक्कर काटता है, ठीक है। उसे रखिए चंद्रमा, और ये पृथ्वी जो कम घूमती हो, थोड़ा सा आगे हो जाओ, चलाएमान। हाँ जी, पृथ्वी को यहाँ ले, है ना। आपको पृथ्वी का चक्कर काटना है, ठीक है। और एक सूरज जिसे लगता है वो बहुत, हालांकि घूमता बहुत तेजी से है, लेकिन लोगों को लगता है कि आग का गोला क्यों आ जाए, इधर का इधर। ये सूरज है। ऐसे ही बच्चों को बनाइए और उनके पेपर पर लिखिए कि ये सूरज है, ये चांद है, ये पृथ्वी है। अब एक चीज और है, आप कैसे समझा सकते हैं कि चांद मूवमेंट करता और एक हिस्सा क्यों दिखा देता, वो भी समझा सकते हैं आप खगोल के साथ साथ। और फिर ये दोनों मिलके कैसे सूरज का चक्कर काटते हैं, ये भी समझा सकते हैं। लेकिन वो गैलेक्सी समझाना थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं उस टॉपिक को छोड़ देता हूँ। तो अब आप इस तरीके से इसको बच्चों को समझा सकते हैं कि कैसे मूवमेंट कर रहा है ये चांद, और चांद का यही हिस्सा। जब आप पृथ्वी के चारों तरफ घूमेंगे तो ऐसे ही घूमेंगे बस, यही वाला हिस्सा उसका चांद का ऐसे ही घूमता रहेगा। किसी भी एंगल से देखो तो चांद जो है इसी एंगल से दिखाई देता है, एक ही तरीके से। यानी कि एक ही फेस चांद का दिखता है, दूसरा फेस नहीं दिखता। और बच्चों को बता सकते हो कि बेटे अगर चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ गया तो देखिए अब सूर्य ग्रहण शुरू हो गया, अब लगने लगा चांद, कहते थे ग्रहण कटने लगा, इतना कट गया, इतना कट गया, अब वो कटने लगा, इन्हें दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये बाहर निकल गया तो सूर्य ग्रहण संपन्न हो गया, ठीक। कायदे के अनुसार होता ये है कि चांद ऐसे जाता है और ऐसे मूवमेंट, चांद अपनी तरीके से इस तरह का मूवमेंट चलता है उसका, ऐसे, है ना। वो ऐसे में आपको धीरे धीरे कटता हुआ दिखाई देता, क्योंकि आपको 2D तो दिखाई नहीं देता, आपको केवल ये दिखता है कि इसके सामने से कुछ जा रहा है, जबकि वो ऐसे घूमता है, इलेप्टिकल शेप में घूमता है कोन की तरफ से। चलिए, ये बात तो होगी समझाने की उसको। तीसरा ये भी बता सकते हो कि जब चांद बीच में आ गया तो अगर चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में है तो कौन सा होगा, सूर्य ग्रहण होगा। और जब यही चांद इधर चला गया, अब वो क्या होगा, अब चंद्र ग्रहण होगा। अब पृथ्वी की परछाई चांद में पड़ेगी। अभी तक चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ रही थी तो सूर्य ग्रहण था, जब पृथ्वी की परछाई चांद में पड़ने लगे तो वो चंद्र ग्रहण। अगर आप इस तरीके से क्लास में समझाओगे तो मैं पक्का दावे के साथ कभी बच्चा भूल नहीं सकता इसे। सन डायल और सौर घड़ी, सर ने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया, हमारे ग्रुप डिवाइड किए गए, हमें डायरेक्शंस बताई गई और कहा गया कि कल हम सन डायल बनाएंगे, इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएंगी। एक ग्रुप में निकालेगा सब
एक छोटा सा बता देता हूँ आपको एलोब्रेट करना। ये नॉर्थ है तो एक सबसे पहले रेखा खींचनी है ईस्ट और वेस्ट। यहाँ से बनेगा पहले नॉर्थ साउथ खींचेंगे ना आप कंपास को रख के, तो ये रेखा बढ़ानी, ये बढ़ानी धागे से है, चौक और धागे सब मिलेगा कल सामान आपको। उसके बाद ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, ये बनाएंगे। और फिर रस्सी से धागे से एक एलिप्टिकल ये शेप बनाएंगे इस तरीके से, और फिर इस पर 1 2 7 8 9 10 11 12 भी धरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग टाइमिंग की होगी। फिर यहाँ पर आपका बनेगा स्लोप 8 का अंक, यानी कि सूरज का पूरे साल भर का मूवमेंट बनेगा। यहाँ दिसंबर होगा, यहाँ जून होगा सबसे ऊपर, ठीक है, वो आपको मैं दूंगा डाटा। उसके हिसाब से आप निशान लगाएंगे, बनाएंगे। इसे बनाने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, 2 घंटे कम से कम लगेंगे आप। तो कल आप बनाएंगे, आई होप सो बारिश ना हो तो बना पाएंगे, नहीं तो मैं डाटा दे दूंगा, फिर आप अपने घरों पे बनाएंगे। 5वीं एक्टिविटी हमारा ब्रेक हुआ, फिर अनुप्रिया मैम मिस अनुप्रिया के द्वारा हमें अगली एक्टिविटी के बारे में बताया गया। इस एक्टिविटी में हमने अनुप्रिया मैम ने 2 गुथा हुआ आटा और कुछ प्लेट्स का यूज़ करके फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनोज, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स और अर्थक्वेक कैसे आते हैं इसके बारे में बताया गया। लेकिन मुझे लग रहा है घर से आटा लेके आई। तो वही ये कि आटे की जगह हम कुछ भी चीज़ ले सकते हैं और एक प्लेन सरफेस पे, और हम बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरीके से आपका अर्थ कोई बात है। बेसिकली जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारे ओशन के नीचे, हमारी ज़मीनों के नीचे, वो किस तरीके से काम करती है, तो उसको समझाने के लिए मेरे को लगता है एक बहुत अच्छा, बहुत सिंपल एक तरीका है। आप बहुत ही इसी तरीके से मेरे पास केक भी यहाँ मिलेंगे नीचे, तो हमें इसका मिलेगा। उसमें फ्लैट सरफेस आप ले सकते हैं, और बेसिकली मैंने आटा लिया है, आटे की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और हम बच्चों को बता सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट कैसे बना, या फिर सेंट एलिजास फोर्ट जो है वो कैसे बना, या फिर वोल्केनोस आते हैं तो कैसे बनते हैं। वोल्केनोस के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम ऐसे दिखाते हैं बच्चों को, जिससे कुछ बाहर विस्फोटक हो जाए। कुछ आप सोडियम डाल देते हैं, कुछ और डाल देते हैं सोडा वगैरह, लेकिन द पॉइंट इज कि ठीक है, ऊपर तो हमें दिखता ही है कि ऊपर चीज़ें क्या हो रही हैं, किस तरह की हलचल हो रही है। हमने ये भी सीखा कि बच्चों को उसको प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे दी जाए, तो ये चीज़ भी हमें बहुत अच्छी लगी आज। लास्ट चीज़ जो बताई गई, पृथ्वी अर्थ का सर्कमफ्रेंस कैसे निकाला जाता है। तो अर्थ का सर्कमफ्रेंस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एक स्टिक यूज़ करके मैम ने थ्योरेटिकल बता दिया। अब हमें कल, क्योंकि आज धूप नहीं थी, तो कल शायद थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम पता